नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने ही कर्मों से अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली थी। ऐसी ही कहानी को हम शुरू करते हैं। राजेश और राधिका की शादी को 6 महीने हो गए थे। राजेश एक गहरे बदन का साधारण सा दिखने वाला युवक था। देखने में भी बहुत ही मामूली लगता था, लेकिन राधिका वो बहुत ही खूबसूरत थी। भगवान ने उसे अद्वितीय सौंदर्य दिया था। उसके गदराए गोरे बदन से जैसे गुलाबों की महक आती हो, आंखों में सैकड़ों मधुशालाएं बहती हो। जो भी उसे एक बार देखता बस उसी का होकर रह जाता। बस एक स्कूल में बाबू ही था राजेश, लेकिन और ये नौकरी भी उसे पिता की मृत्यु के बाद उसे मिली थी। उसमें उसका खुद का कोई योगदान नहीं था। राधिका ने राजेश को कैसे पसंद कर लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। राधिका अपने ही गांव में पढ़ रही थी और करीब 16 से 17 साल के बीच की हो गई थी। राधिका, जिसका फिगर भी ऐसा था जिसे मॉडल भी ईर्ष्या करने लगती। कुल मिलाकर राधिका एक बहुत ही सुंदर, असाधारण सुंदरता की मलिका थी। पर उसकी किस्मत ऐसी, राजेश जैसा सिंपल सा लड़का जिसकी ना तो कोई शक्ल सूरत, ना ही कोई चुस्त दुरुस्त बदन और ना ही कोई धन दौलत, और अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं। शादी के पहले राधिका जब युवा होने लगी तो दिलफेक लोग उसके आगे पीछे अपना दिल लेके घूमना शुरू कर दिए। जैसे आगे पीछे शोहदों की कतार देखती तो उसे अपनी खूबसूरती पे और भी ज़्यादा घमंड होता, पर उसका दिल भी उन लड़कों की तरफ खिंचता जाता। और पर ऐसा नहीं था कि उसे सभी लड़के पसंद आ जाएं। जो देखने में हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, ऐसे ही लड़कों पे उसकी निगाह ठहरती थी। बाकियों को तो वो घास भी नहीं डालती थी। और उसका परिवार जो बहुत ही साधारण था। ईश्वर की लीला भी लेकिन अपरंपार होती है। किसी को बहुत सारी धन दौलत दे देता है और किसी को सुंदरता से माला माल कर देता है, और जिन दोनों को उन चीज़ों से नवाजता है। राधिका ऐसी ही चीज़ों से नवाजी गई थी, जैसे कीचड़ में कमल खिल रहा हो। उसका रूप और यौवन का जादू गांव के बाहर भी जाके शोर मचाने लगा था। गुदरे के लाल वाली कहावत राधिका पे फिट हो रही थी। ऐसा लगता था दुनिया का सारा सौंदर्य भगवान ने उसी पे बरसा दिया हो। ऐसे ही एक दिन सामान खरीदने अपनी सहेली के साथ राधिका बाजार जा रही थी। उसकी सहेली ने धीरे से कहा कि वो देखो, वो बहुत ही गबरू जवान लड़का हम दोनों के पीछे पीछे चल रहा है। राधिका ने उस युवक को धीरे से अपनी कनखियों से देखा। वो बहुत ही हैंडसम और सुंदर था। राधिका उसके डील डॉल को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसको फोटो से मुस्कुरा के बस निमंत्रण ही भेज देती है। उस जवान लड़के को तो बस इशारा ही मिलने की देर थी। वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो राधिका के एकदम पास आता है और धीरे से कहता है, आई लव यू। राधिका की आंखें झुकाकर उसे प्रेम निमंत्रण मान के स्वीकार कर लेती है और राधिका के साथ अटखेलियाँ करते हुए वो चला जाता है। और राधिका के पीछे पीछे एक दिन उसके घर तक आता है। राधिका उसको मिलकर बहुत खुश होती है। नौजवान ने उसका घर देख लिया था, तब वो रोज आने लगता है। राजान रात के 10 बजे इशारा करता है कि वो उससे मिलेगा, फिर चला जाता है। राधिका सपनों की दुनिया सजाने बैठ जाती है। राधिका उस दिन अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती है और कमरे की खिड़की खोल के सामने बैठ के पढ़ने का नाटक करने लगती है। रात का ठीक 10 बजे जब राधिका खिड़की के बाहर देखती है तो वही हैंडसम लड़का वहाँ खड़ा था। उसे देख के वो खिड़की पे आती है और कमरे की लाइट बंद कर देती है, जिससे किसी को दिखाई नहीं दे। राधिका को खिड़की पे आया देख वो जो हैंडसम लड़का था वो धीरे धीरे खिड़की के पास आ जाता है। राधिका उस नौजवान को अपने हाथ दे देती है, क्योंकि उसने अपने हाथ खिड़की के अंदर दे दिए थे, और वो राधिका का हाथ सहलाने लगता है। राधिका को उसका स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, लेकिन डर भी साथ में लग रहा था कि कहीं कोई देख लिया तो। फिर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे से कहा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, अभी तुम चले जाओ और रात के 12 बजे मैं दरवाज़ा खोल दूँगी, तब तुम आ जाना। उसने भी अपना हाथ जता दिया कि वो हाँ 12 बजे आएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात के 12 बजे सब कोई अपने अपने कमरे में सोए थे, तब राधिका ने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। वो व्यक्ति बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही वो हैंडसम व्यक्ति अंदर आ जाता है। राधिका ने पहले ही सारी योजना बना ली थी, उसे कैसे क्या करना है, और उसे छत के ऊपर वो लेके चली जाती है। एकांत देख के उस हैंडसम व्यक्ति ने राधिका को अपने बाहों में भर लिया और राधिका भी उससे लता की तरह ही चिपट गई और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। राधिका एक पल में ही भूल गई थी वो अपने ही घर में है। उसकी आंखें आनंद से बंद होने लगी, लेकिन जैसे ही राधिका ने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। इसके बाजार में पहले दिन ही उसकी चोरी पकड़ी गई और झट से वो उस लड़के से अलग हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उस लड़के को डांट के भगा दिया और राधिका के गाल में तड़ातड़ 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। राधिका को धकेलते हुए उसकी माँ नीचे लेकर आ गई।
इस घटना से घर भर में हंगामा हो गया। राधिका के पिता और भाई ने राधिका की अच्छी खासी पिटाई की, घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दिया और अपने ही कमरे में उसे बंद कर दिया। उसके कमरे की खिड़की भी ईंटों से चुनवा दी गई। उसके सारे सपने पहले ही मुरझा चुके थे। अब उसे किसी हैंडसम लड़के से मिलने का कोई अवसर नहीं था। बात अड़ोस पड़ोस या नाते रिश्तेदारों में ना फैले, इसके लिए उसकी शादी जल्दी से जल्दी करने की योजना बना दी गई। राधिका के घर वाले जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देना चाहते थे ताकि खानदान पे वो कोई कलंक ना लगा दे। इन दोनों राजेश का शादी के लिए रिश्ता आया था, जिसकी सरकारी नौकरी हो गई थी और स्थायी भी थी। अब क्या चाहिए था? राजेश ने राधिका को देखते ही हाँ कर दी। आखिर क्यों नहीं हाँ करता? आखिर उसकी शादी एक ड्रीम गर्ल से होने वाली थी। आनंद फानंद में राधिका की शादी राजेश से हो भी जाती है, लेकिन राधिका के ख्वाब तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन घर वालों के आगे उसकी कोई चलती नहीं। उसने मन मार के शादी कर ली। राजेश को तो जैसे खजाना ही मिल गया था। राधिका जैसे अनमोल मोती को पाके वो धन्य हो गया था। राधिका की खूबसूरती, उसके मनचलते आनंद उसके ऊपर जादू सा कर दिया था और वो उसके हुस्न का गुलाम हो गया। राधिका की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। राधिका के ख्वाब पूर्ण उसकी ज़िंदगी के ध्येय बन चुका था। लेकिन राधिका, वो तो कभी राजेश से प्यार करती ही नहीं। राजेश को कभी उसने अपना पति माना ही नहीं। राजेश लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी समझता था। राधिका हमेशा ही उसकी उपेक्षा करती। राजेश उसके प्रेम में दीवाना था और राधिका की उपेक्षा को भी उसे भला ही समझता था। कभी कभी राधिका जानबूझ के खाने में नमक ज़्यादा डाल देती, राजेश ढंग से खाना भी नहीं खा पाता। उसे राजेश को रुलाने में बहुत ही मज़ा आता। राजेश के साथ रहना राधिका को अपमानजनक सा लगता और इस स्थिति के लिए वो राजेश को ही जिम्मेदार समझती थी। लेकिन राजेश ने कभी कोई शिकायत राधिका से की ही नहीं थी। एक बार राजेश के गांव में मेला लगा हुआ था। गांव की बेटियां बहुएं सज धज के मेला देखने जाती थी। उनको जाता देख राधिका का दिल भी मेला देखने के लिए मचलने लगा। राधिका को घर से बाहर निकलने का मौका कम ही मिलता था। घर से बाहर निकलने के लिए वो बेताब रहती थी। अपने हुस्न की चांदनी मेले में बिखेरना चाहती थी। एक दिन उसने राजेश को कहा कि शाम को घर जल्दी आना, आज मेला देखने जाएंगे। राजेश को राधिका की फरमाइश पूरी करने में बहुत ही खुशी मिलती थी। आज उसे अपने हुस्न के जलवे दिखाने थे, इसीलिए तो वो मेले में जाना चाहती थी। लेकिन अपनी कृतज्ञता से बड़ी बड़ी कातिल निगाहों से उसने राजेश को देखा तो राजेश तो उसकी निगाहों में ही धन्य हो जाता है। उसे मेहरबान समझ के उसे बाहों में जकड़ने की कोशिश करता है, पर मछली की तरफ फिसल के उसके बाहों से निकल जाती है और हंसते हुए कहने लगती है, श्रीमान जी इतनी जल्दी क्या है? पकड़म पकड़ाई के खेल खेलने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, अभी तो मेले चलिए। फिर राजेश भी हंसकर मान जाता है। मेला जाने के बाद राधिका के हुस्न का जलवा कुछ ऐसा जमा कि उसके पीछे आवारा लड़कों की भीड़ चलने लगी। फफ्तियाँ कसी जाने लगी, सीटियाँ बजने लगी। राधिका कितने दिनों के बाद ये नज़ारा फिर से देख रही थी। मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है इस माहौल को देख के। लेकिन राजेश को गुस्सा आ रहा था। वो बार बार राधिका को घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन राधिका तो आई ही इसी चीज़ के लिए थी। एक बार फिर से उसकी हसरत जो पूरी हो रही थी। और हुस्न को चाहिए भी क्या होता है? सिर्फ प्रशंसा और प्रशंसा और केवल प्रशंसा। प्रशंसा ही तो हुस्न की खुराक है और ये खुराक राधिका को मेले में भरपूर मात्रा में मिल रही थी। आवारा लोगों के दुर्व्यवहार से राजेश झुंझला रहा था, पर राधिका को तो मज़ा आ रहा था। आवारा लड़कों का झुंड जब पीछे पीछे चल रहा था तो राधिका उसी में आनंदित हो रही थी। अपने पीछे लेके भीड़ चल गई थी मेले में और करीब उसी में कोई 30-35 साल का कोई गोरा चिट्टा बाका सा आदमी बंदूक से लैस होकर वहाँ आया। उस बंदूकधार व्यक्ति के साथ और भी 4-5 बंदूकधारी थे, जिसके देखते ही आवारा लड़कों की भीड़ तो वहाँ से भाग खड़ी हुई। एकदम सन्नाटा छा गया वहाँ पे। अपने पीछे की भीड़ गायब देखकर राधिका चौंक गई। उसकी नज़र उस बंदूकधारी जवान पे पड़ी। गजब का आकर्षण था उसके रौबीले चेहरे में। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, उन्नत ललाट, गठीला बदन था उसका। राधिका को तो ऐसे ही लड़के पसंद थे। उसकी नज़रें उस पर टकरा गई। राधिका के बदन में जैसे सिरन सी दौड़ गई। उसे फुटफुट सी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, टाइगर भाई। राजेश ने जैसे ही ये नाम सुना उसके तो पैर कांपने लगे। अपने इलाके का छटा हुआ गुंडा था टाइगर। अपहरण, लूट, डकैती, सुपारी से लेकर हत्या, फिरौती, बलात्कार, सब कुछ इसका काम था। राजेश ने कांपते हाथों से राधिका को पकड़ा और उसे चलने के लिए कहने का प्रयास करने लगा। राधिका आगे बढ़ने को हुई, लेकिन उसको महसूस हुआ कि टाइगर ने उसके मजबूत हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली है। उस मजबूत पकड़ से उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। राजेश के कांपते हाथों की लिजी पकड़ अब उसे गंदी लग रही थी। उसे सीधे सीधे टाइगर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में चाहतों का समुंदर फैला था और टाइगर के पूरे शरीर को देखती है। कितना शानदार व्यक्तित्व है इसका, जैसे कोई पृथ्वीराज चौहान हो। राधिका को टाइगर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। राजेश की कमज़ोर पकड़ उसके हाथ से छूट गई। फिर टाइगर ने राधिका की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, राजी खुशी चलोगी या उठा कर ले जाऊं? राधिका कुछ समझ ही नहीं पा रही थी।
उसने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन टाइगर की पर्सनैलिटी उसे बहुत ही आकर्षित कर रही थी। उसके सामने राजेश उसे बौना सा लग रहा था। राधिका ने बहुत ही हेय दृष्टि से राजेश को देखा, फिर गर्व से दमकते हुए टाइगर को देखा और दृढ़ संकल्प के साथ वो टाइगर के साथ चल पड़ी। इतने में एक BMW कार आके रुकती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। राजेश ने टाइगर से कहा, ये क्या बदतमीजी है टाइगर, मेरी पत्नी है, छोड़ दो इसको। राजेश की मिमियाट सुनकर टाइगर जोर से हंसता है और हंसते हंसते बोलता है, ये मुंह और मसूर की दाल, गंजे के हाथ बटेर लग गई है। मगर सुन, तेरी औकात नहीं है इस नायाब हीरे को संभालने की। एक भिखारी है और ये हुस्न का खजाना है। गुजरी में कोहिनूर शोभा नहीं देता है, हम जैसे राजा के मुकुट के लिए बनी है। राजेश को उसने बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार दिया और राजेश वहीं पे चक्कर खा के गिर पड़ा। अपनी कार में बिठा के एक मोहल्लमा मकान में टाइगर उसे लेके आया। इस कमरे के पलंग पे उसे बैठा दिया। बाहर नौकर थे, उनके नौकरों की फौज थी। उन्हें हिदायत देते हुए बोला, जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, समझ गए ना। एक शानदार डिनर की तैयारी करो। और दरवाज़ा बंद करके पलंग पे आ गया। बोला, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ देखी हैं, पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ जाने मन। एक बात कहूँ, भगवान ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया है। बहुत ही मज़ा आएगा जब हम दोनों की जंग होगी। और राधिका उसे अपने से सटा लेती है। उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो टाइगर, उसके पीछे पागलों जैसा हो रहा था। टाइगर ने उसके लिए बहुत सारे कुछ किया और उसके लिए सारी ज़रूरत का सामान भी वहीं मंगा दिया। साड़ी, ब्लाउज, टॉप, लेगिंग, सूट और बहुत सारा कुछ, श्रृंगार का सारा सामान। नौकरों चाकरों की तो फौज थी वहाँ। ऐसा लगने लगा राधिका को जैसे वो किसी रियासत की महारानी बन गई हो। उसके बाद डिनर का जब समय हो गया तो डिनर पे दोनों साथ बैठे। इतने लेविश डिनर की कल्पना तो उसने की भी नहीं थी और मन ही मन सोचने लगी, ये टाइगर राजा है या गुंडा। आजकल गुंडे राजा जैसे ही होते हैं। अगर उसकी शादी इससे हो जाती तो कितना अच्छा होता। मैंने अभी भी क्या बिगड़ा है, शादी नहीं तो लिव इन ही सही, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। आजकल ने तो सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे देता है इसे। और सोचती रही और ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए, उसे पता ही नहीं चला। टाइगर एक दिन चला गया था, बाहर गया हुआ था, शाम का वक्त था। तब वो नीचे लॉन में आती है। बहुत ही सुंदर बगीचा था, सब तरह के फूल खिले थे वहाँ पे। वो फूलों में खोसी गई। फूलों के उपवन में एक फूल और आ गया। इतने में एक शालीन, सौम्य, सुंदर सी औरत वहाँ पे आई और फूल तोड़ने लगी। राधिका को देखकर मुस्कुराती है, उसे देखकर राधिका भी मुस्कुराती है। आंखों आंखों में ही पहचान हो गई। वो औरत हंसकर बोली, नई आई हो। इस तरह का सवाल सुनकर राधिका चौंक गई और झटपट से उसके मुंह से निकल गया, जी, पर आपको कैसे पता चला। प्रश्न का जवाब उसने केवल मुस्कुरा के दिया और कहने लगे, यहाँ तो आती ही रहती हैं लड़कियाँ और औरतें, देखते हैं आप यहाँ कब तक रुकेंगी। इससे पहले राधिका कुछ समझ पाती वो औरत चली जाती है। राधिका उसके शब्दों का अर्थ ढूंढते रह जाती है। इसी दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन फिर वही औरत नीचे बगीचे में मिल जाती है। राधिका पूछ बैठी, दीदी आप हैं कौन। वह सुनकर मुस्कुराकर बोलती है, क्या करोगी जानकर। बस ऐसे ही, मेरा नाम सरिता है और हम टाइगर की पत्नी है। ये वाक्य सुनकर राधिका चौंक जाती है। टाइगर की पत्नी भी है। राधिका ने पूछा, कितने साल हो गए शादी को। तब वो हंसकर बोली, कुछ याद नहीं। ऐसा क्यों। बस ऐसे ही, हमारे बीच कभी पति पत्नी का संबंध नहीं रहा। क्या मतलब। जी, आपने जो सुना वो वही सही है। पिछले 3 साल से वो हमसे अलग रहते हैं, पर रहते इसी प्रांगण में हैं। आपको नई नित्य फूलों के महक लेने का शौक़ है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हमसे अलग हो गए। उनकी आवाज़ में दर्द था। राधिका को पहली बार अपराध बोध हो रहा था। सरिता चली गई और राधिका सोचती रह गई। एक शाम को टाइगर आया और उसके साथ एक आदमी भी आया। टाइगर ने उसका परिचय कराते हुए राधिका से बोला, ये है मिस्टर अरुण कुमार, यहाँ के SP। राधिका की आंखें तो फटी की फटी रह गई। एक SP एक दुर्दांत अपराधी के घर क्यों आया है। वो कुछ समझ पाती इसके पहले ही टाइगर बोला, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए अभी जा रहा हूँ। तुम SP साहब का अच्छे से ध्यान रखना। देखो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। राधिका उनके शब्दों का मतलब ढूंढने में व्यस्त हो गई। इतने में SP साहब बाथरूम चले गए। पीछे से टाइगर धीमे से बोला, आज की रात ये साहब यहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ, और जब तक जागते रहें तुम भी तरफ जाता रहना, और ये हमारे खास मेहमान हैं, कोई शिकायत का मौका मत देना। राधिका जब इस मतलब को समझती है तो जैसे आसमान से सीधे धरती पे आ गिरी थी। वो खुद को टाइगर की बीवी समझ रही थी, मगर आज उसे अपनी औकात पता चल रही थी। उसके पास लेकिन चारा भी क्या था। SP साहब सुबह 4 बजे तक उसके साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। राधिका को पता चल गया था कि अब वो इसी तरह लोगों के आगे परोसी जाती रहेगी।
हे भगवान, ये क्या कर लिया उसने। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक दिन लेकिन फिर सरिता उससे मिल जाती है। आज सरिता ने उसे बताया, तब उसे पता चला ना जाने कितनी लड़कियों की हत्या करके लाश ठिकाने लगा दी गई थी। यहाँ पर कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की थी। यहीं पे कोई भी लड़की यहाँ से जिंदा नहीं जा पाई थी। राधिका को अपना भविष्य साफ दिख रहा था। उसे राजेश का प्यार याद आने लगा। राजेश का प्यार कितना निर्मल, कितना साफ था। लेकिन टाइगर ये तो हवस का पुजारी है, वो प्यार को क्या जाने। दोनों की तो कोई तुलना ही नहीं। राजेश कोई साधारण आदमी नहीं, वो देवता है। उसे हवस की आग में देवता के प्रेम को ठुकरा दिया था। अपने मौत उसे आज साफ दिख रही थी, पर वो ऐसी मौत नहीं मरना चाहती थी। इसीलिए अपने बचाने का उपाय उसने सोचना शुरू कर दिया और एक प्लान उसके दिमाग में आ जाता है और उसने प्लान के तहत वो मनोचिकित्सक के पास दिखाने के लिए जाती है और साथ में टाइगर भी होता है। मनोचिकित्सक ने दवाओं के साथ कुछ नींद की गोली भी दे दी और वो 1 महीने की दवाई लेकर आ जाती है। 2-3 दिन बाद एक मंत्री जी को लेकर टाइगर घर पे आता है। राधिका को समझ में आ गया कि आज की रात भी उसे किसी मंत्री के साथ गुजारनी है, पर उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने चुपके से पर्स से नींद की गोली निकाल ली और शराब के प्याले में मिला दी और दोनों को बहुत ही प्यार से मनुहार से शराब पिलाने लगती है। धीरे धीरे गोली असर करने लगती है और दोनों वहीं लुढ़क जाते हैं। फिर वो टाइगर की रिवॉल्वर लेके आती है और दोनों रिवॉल्वर से दोनों को ही गोली मार देती है, एक टाइगर को और एक दूसरे मंत्री को। वो दोनों को 3-3 गोली मारती है, जिससे उनके बचने की कोई संभावना भी न रहे। और चिल्लाती हुई बाहर चिल्लाती है, भागती हुई, खून खून। फिर एक एम्बुलेंस बुलाती है जो दोनों को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ पे दोनों की ही मृत घोषित कर दिया जाता है। राधिका ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया तो उसे जेल भेज दिया गया। राधिका के दिन जेल में ही कट रहे थे। उसे रह रह के राजेश की याद आ रही थी। क्या शक्ल सूरत ही मायने रखती है? क्या गठीला बदन ही मायने रखता है? मृग तृष्णा है ये रंग रूप यौवन। जब तक अथाह प्रेम का सागर हाथ न लगे तब तक ही शक्ल सूरत अच्छी लगती है। सबसे बड़ी चीज़ प्रेम है। प्रेम नहीं तो शरीर का क्या ही महत्व। टाइगर के पास तो शरीर था पर प्रेम नहीं। राजेश प्रेम का पुजारी था तो टाइगर हवस का भूखा भेड़िया। कितना अंतर है दोनों में। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि प्रेम के सागर को छोड़ के शरीर रूपी गंदे तालाब के पीछे बस दौड़ती रही, भागती रही। मगर अब क्या हो सकता है। जेल में वो ऐसे ही दिन गुजार रही थी। एक दिन गार्ड ने आके कहा, कोई मिलने आया है आपसे। वो सोच में पड़ गई, आखिर कौन आया होगा। वो अनुमान नहीं लगा सकी। इतने में राजेश सामने आ जाता है। उसे देख के उसकी भावनाओं का ज्वर बहने लगा। आंखों से बहुत सारी आंसुओं की धारा बहने निकली। उसने मुंह फेर लिया और हिचकियाँ ले लेके रोने लगी। राजेश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो राधिका, क्या मैं इतना बुरा हूँ। राजेश के इन शब्दों में ना जाने कैसा जादू किया राधिका के ऊपर। वो फट सी पड़ी। आप तो देवता हैं, मैं ही कुलटा हूँ, कुलक्षणी हूँ, पापन हूँ। आपके लायक नहीं हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजेश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने माथे और हाथों पे लगाया और फिर चूम कर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ राधिका। मेरा प्यार सच्चाई की तरह है, इसे कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारा अंत तक इंतजार करूँगा। और मिलने का समय तब तक समाप्त हो चुका था। राजेश ने उसके बचाव के लिए दिन रात एक कर दिए। एक से बढ़कर एक वकील किए, पैसा पानी की तरह बहा दिया। ट्रायल कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उच्च न्यायालय ने उसे 10 साल तक सीमित कर दिया। सज़ा पूरी होने के बाद जब वो जेल से बाहर आई तो वहाँ राजेश खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। राधिका ने पश्चाताप के आंसुओं में अपना तन मन भिगो कर निर्मल कर लिया था। निर्मल हृदय से भगवान बसते हूँ, ऐसे ही राधिका के दिल में राजेश बस चुका था। राधिका को प्रेम और हवस का अंतर भी समझ में आ चुका था। राजेश ने राधिका का हाथ पकड़ा और वो दोनों एक नए जीवन की शुरुआत के लिए आगे कदम बढ़ाने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।